घमंडी सास की 4 प्रेग्नेंट बौनी बहू। अरे आप तो पंडित को बुलाने वाले थे, आए नहीं पंडित जी हमारी बेटियों का रिश्ता लेकर। हाँ हाँ, आने तो वाले थे लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। तभी दरवाजे पर पंडित जी आ जाते हैं। अरे कहाँ हो कुंदन भैया? अरे तुम्हारे लिए एक जबरदस्त रिश्ता लेकर आए हैं। 4 बेटे हैं और बहुत अच्छा परिवार है। क्या आप सही बोल रहे हो? मतलब इसमें कोई झूठ तो नहीं है ना? देखिए मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ अपनी 4 बेटियों को लेकर। आप तो जानते ही हो पंडित जी। अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही सब कुछ कर चुका हूँ। बात तो हो गई है लेकिन एक बात का तुम्हें ख्याल रखना होगा। उन लोगों की खातिरदारी अच्छी करनी है और दहेज भी अच्छे से देना है। दहेज? लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, दहेज कहाँ से लेकर आएंगे? देखो बहन जी, एक तो आपकी 4 बेटियां हैं और वो भी चारों बोनी हैं। अगर आप दहेज में भी कंजूसी करोगी तो फिर उनकी शादी कैसे होगी? जरा एक बार ध्यान से सोचो। तभी कुंदन बोल पड़ता है। पंडित जी, सोचने लायक कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ रिश्ता पक्का कर दीजिए। रही दहेज की बात तो मैं दहेज अपने ही आप इकट्ठा कर लूंगा। आखिर मेरी 4 बेटियों की शादी है, उन्हें नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? ये बात सुनकर शीला चुप रह जाती है और कुछ नहीं बोलती। पंडित के जाने के बाद शीला अपने पति कुंदन से कहती है, अजी आपने हाँ तो कर दिया, लेकिन दहेज कहाँ से लेकर आओगे? अब क्या इस घर को गिरवी रखोगे? हाँ वही करूंगा। अपनी बेटियों के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। बस मैं अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहता हूँ। कुंदन अपनी 4 बेटियों की शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। इस बात से अनजान उसकी 4 बौनी बेटियां खुशी खुशी शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती हैं, जहां उन 4 बौनी बहनों का गृह प्रवेश होता है। आओ आओ अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है, इसे अपना ही घर समझो, आज से तुम इस घर की बहू हो। पार्वती गृह प्रवेश करके अपनी 4 बौनी बहुओं को घर के अंदर ले आती है, जहां उन चारों को देखते ही वहां खड़ी सभी औरतें बातें करने लगती हैं। अरे देखो तो सही, पार्वती की 4 बहू कितनी बौनी है। हे भगवान, इनके तो बच्चे भी बौने बौने होंगे, अब तो इनका पूरा वंश ही बौना हो जाएगा। मुझे तो ये सोच सोच कर ही हंसी आ रही है कि आने वाले टाइम पर इनका खानदान बौनी का खानदान हो जाएगा। हे भगवान, क्या सोचकर पार्वती बहन ने अपने बेटों की शादी इन 4 बौनी लड़कियों से करवाई है। सभी लोग पार्वती की हंसी उड़ाने लगते हैं। तभी पार्वती गुस्से से अपने पति सूर्या के पास जाती है और उससे कहती है, देखा मैंने आपको कितना मना किया था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब सारे लोग हमारी कितनी हंसी उड़ा रहे हैं, आपको तो इसका जरा भी ख्याल नहीं होगा। लोग क्या कहते हैं इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। ये देखो कि कितने संस्कारी और समझदार बहू तुम्हारे घर पर आई है। किसी की हाइट मैटर नहीं करती, उसका दिल साफ होना चाहिए। ऐसा कहकर सूर्या अपने दोस्तों के साथ बात करने लगता है, जिसके बाद पार्वती परेशान होकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। तभी उसकी बेटी निशा उसके पास आती है और कहती है, मुझे तो लगा था कि बौनी लड़कियों से शादी करवाइए तो शायद दहेज में कुछ ना कुछ तो खास मिलने ही वाला है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दहेज में ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने हमें भीख दी हो। ये सुनते ही पार्वती और भी ज्यादा आग बबूला हो जाती है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह पाती और अपने ही मन सोचती है, बौनी इस घर में आई तो हैं, लेकिन मैं इन्हें चैन से इस घर में रहने नहीं दूंगी। इन्हें किसी ना किसी तरह इस घर से भगा दूंगी और बाद में अपनी मर्जी से अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी। पार्वती उस दिन के बाद से अपनी 4 बहुओं के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। कभी वो उन्हें अपनी अमीरी के ताने सुनाती तो कभी उनसे बार बार एक ही काम करवाती। आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम 4 काम में बहुत ज्यादा ढील छोड़ रही हो, ऐसा इस घर में नहीं चलेगा। माँ जी, हम तो सारे काम अच्छे से करते हैं, आपको पता नहीं क्यों हमारे काम अच्छे नहीं लगते। हाँ माँ जी, मैंने सारी साफ सफाई और सारे बर्तन भी धो दिए थे, लेकिन आपने कहा कि साफ सफाई अच्छे से नहीं हुई। मैं भी अभी सारे गार्डन में पानी देकर आई हूँ। मैंने भी सारे कपड़े धो दिए, सारे काम हो गए हैं माँ जी। इतनी गंदगी है, धूल मिट्टी, और तुम कह रही हो कि सारे काम हो गए। अरे तुम लोगों को तो अमीरों के साथ रहना भी नहीं आता। जल्दी से घर की साफ सफाई करो और कपड़ा लेकर हर एक चीज की डस्टिंग करो। पार्वती इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से उसकी 4 बहुओं को उल्टी आने लगती है और वह चारों एक के बाद एक बाथरूम में चली जाती हैं। ये देख पार्वती उनसे कहती है, देखा, अमीरों के घर में जब गरीब लोग खाना खाते तो उनका पेट भी नहीं पच पाता, तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। नहीं माँ जी, ये तो खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हो, हम 4 बहनें गर्भवती हैं।
ये सुनते ही पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से से वहां से अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद वह अपनी बेटी निशा को बुलाकर उससे कहती है, मैं तो इन्हें घर से निकालने की सोच रही थी, लेकिन अब ये चारों गर्भवती हो गई हैं। अब हम इन बौनी लड़कियों का क्या करें? पहले तो हमें इनका बच्चा गिराना होगा, उसके बाद हमें इन्हें घर से निकालेंगे। पार्वती और निशा उस दिन के बाद से कुछ न कुछ उन्हें खाने में मिलाकर देना शुरू कर देती हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उन चारों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। पता नहीं क्या भगवान की बेटी है ये, चारों देखो तो सही कितना कुछ करा हमने, लेकिन इनका बच्चा नहीं गिरा। अब तो इन्हें ही घर से निकाल देते हैं। हाँ हाँ, यही सही कहा आपने, लेकिन आज आपको पता है ना, मेरी रेस है, स्कूल की स्पोर्ट्स गर्ल नंबर 1 के अकॉर्डिंग मुझे फर्स्ट प्राइज लेकर आना है, तो मैं अभी ये सब स्ट्रेस नहीं लेना चाहती। अच्छा मैं चलती हूँ। निशा ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वह कॉलेज के आधे रास्ते में होती है, तभी कुछ बाइक वाले उसे घेर लेते हैं। हमारे होते हुए तू स्कूल की तरफ से रेस नहीं जीतेगी, क्योंकि ये रेस मेरा भाई अनुराग जीतेगा। तुम्हारी धमकी से डरती नहीं हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो, ये रेस तो मैं ही जीतूंगी। भाई ये लड़की बहुत जिद्दी है, ऐसे नहीं मानेगी, इसको तो अच्छा सबक सिखाना ही होगा। विक्रम और अर्जुन मिलकर निशा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी मार्केट से आ रही चारों बहनें प्रिया, रिया, चिक्की और आशी ये सब देख लेती हैं, जिसके चलते वो अपनी ननद को बचाने के लिए उनके पास आती हैं। इन्हें छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा हश्र अच्छा नहीं होगा। अगर मेरी नंद को जरा भी खरोच आई तो मैं तुम्हें नोच नोच कर खा जाऊंगी। अभी पुलिस को फोन करूंगी, तुम्हारे 4 डंडे मारेंगे और तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। इस तरह तुम गुंडों को सबक मिलेगा। छोड़ दो हमारी ननद को, क्या तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आती? विक्रम और अर्जुन दोनों निशा की चारों बौनी भाभियों को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखो तो सही, पूरा बोना खानदान यहीं उठकर आ गया है। ये बोनी तो है, लेकिन अपनी हाइट से ऊपर बात कर रही है। ओ ले, जाओ जाकर अपने हाइट वाले लोगों से बात करो। तुम हमसे जीत नहीं पाओगी और हमें बोनी लड़कियों का और मजाक नहीं उड़वाना। जाओ जाओ, कहीं और जाकर उछल कूद करो। ये सुनते ही वह चारों बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं, जिसके बाद वह चारों मिलकर विक्रम और अर्जुन को पकड़ लेती हैं और उनके ऊपर कुंग-फू कराटे शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो चारों मिलकर उन दोनों की बहुत धुलाई करती हैं और उनकी नानी याद दिला देती हैं। अरे हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई। अरे भाई बस भाग यहाँ से, नहीं तो ये बोनी लड़कियां हमारा कचूमर निकाल देंगी। वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद निशा की चारों बौनी भाभियां उसे उसके स्कूल तक लेकर जाती हैं और उसे रेस के लिए मोटिवेट भी करती हैं। निशा अपनी बौनी भाभियों के चलते इस रेस को जीत जाती है, जिसके बाद वो घर आकर सब कुछ अपनी माँ को बताती है। ये सुनने के बाद पार्वती को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बौनी बहुओं से माफी मांगती है और उसके बाद से वह उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तुराल मीनाक्षी के 2 बेटे राघव और मोहित थे, जिनकी पत्नियों का नाम कुमकुम और सीरत था। मीनाक्षी की दोनों बहू बेहद प्यारी, कामकाजी, सर्वगुण संपन्न थी। वहीं दूसरी ओर मीनाक्षी की बेटी सौम्या बेहद घमंडी और अड़ियल किस्म की थी। आपको यकीन नहीं होता तो उसकी एक झलक देख लीजिए, जहां वो तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पर आती है। ओह गॉड, इट्स 10 AM। भाभी, वेयर इज माय ब्रेकफास्ट? जल्दी कीजिए ना भाभी, मैंने कहा था ना आज मुझे नाश्ते में सैंडविच चाहिए, लाइए ना। ये लो सौम्या दीदी, आपका ब्रेकफास्ट। आपने पोहा बनवाया था आज, पीनट डलवाकर। ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने तो सैंडविच बोला था। दीदी आपको याद नहीं है, पर रात को आपने ही कहा था कि मॉर्निंग में पोहा चाहिए। हाँ सौम्या, तूने ही तो बोला था, भूल गई क्या? हाँ मैंने कहा होगा, लेकिन अब मेरा ये बिल्कुल खाने का मन नहीं है, टाइम हो गया है। अगर आपसे सैंडविच नहीं बनाया जा रहा है तो ठीक है, मैं कॉलेज ही जा रही हूँ, बाय। अरे दीदी अब थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको बना कर दे देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर सौम्या बैग लेकर निकल जाती है। रहने दे बहू, तुम लोगों ने इसकी सेवा कर करके इसे सर पर चढ़ा लिया, कुछ समझती ही नहीं है। रोज तो ऐसे करती है जैसे किसी महाराजा के घर पैदा हुई है, एक काम नहीं करती, पता नहीं कैसे करेगी शादी के बाद, आलसी निकम्मी। कोई बात नहीं माँ जी, एक ही तो ननद है। वही दूसरी ओर घर से बाहर आकर सौम्या अपना चुन्नी से मुंह कवर कर लेती है, जहां बाइक पर साहिल आकर कहता है, अरे जल्दी बैठो, अगर गली वालों या माँ ने देख लिया तो भौकाल हो जाएगा। बैठ रही हूँ, बनो मत। कॉलेज जाने से पहले मेरे साथ कैंटीन में ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने खाना नहीं खाया।
इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। सौम्या अपने कॉलेज चली जाती है और साहिल अपने घर चला जाता है। दोनों का रिलेशनशिप कुछ सालों से चल रहा था। किसी के भी घर वालों को इस बात की भनक नहीं थी। सौम्या का मिजाज इतना खराब था कि वह अपने बीते दिनों में लव लेटर लिखकर छत से साहिल को फेंक कर देती थी, जो कि उसकी माँ कौशल्या के हाथों में भी पड़ा है। इसलिए कौशल्या को सौम्या कुछ खास पसंद नहीं थी। शाम को सौम्या कॉलेज से वापस आ जाती है। घर में घुसने से पहले एक बार इस पागल साहिल से बात कर लेती हूँ। आप जिस व्यक्ति को संपर्क कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें। एक नंबर का घोचू है, पता नहीं इतनी देर से कॉल कर रही है, स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। छत पर जाकर बताती हूँ इसे। घर में आते ही अपना बैग रखकर सौम्या छत पर जाकर बार बार कॉल करती है। खिड़की से उसे साहिल दिखता नहीं तो वो एक लेटर लिखकर पत्थर के सहारे छत पर फेंक देती है, जो कि कौशल्या के पाँव में लगती है। ये कैसा कागज है जो इतनी जोर की पैर में लगा है, जरा देखती हूँ। बाप रे बाप, बुढ़िया के हाथ लग गया ये लेटर, तो अब तो गई। अब तो यकीन हो जाएगा हम दोनों के बारे में। लेटर पढ़ने के बाद कौशल्या का शक यकीन में बदल जाता है। फिर साहिल को लेटर लेकर अपनी पड़ोसी मीनाक्षी के घर वो आती है और उसे सब कुछ बताती है। अब आप बता दीजिए क्या चाहते हैं, ये कब तक इनका लव लेटर का गेम चलेगा? आपकी लड़की की हरकत मुझे खास पसंद नहीं आ रही। मुझे अकेले मत डांटिए, आपका बेटा भी मुझसे प्यार करता है, वही मेरे पीछे पड़ा था। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हाँ माँ, हम शादी करना चाहते हैं। राघव भैया, मोहित भैया मान जाइए। वैसे भी पड़ोस में ही ससुराल है, आपकी बेटी को अच्छे से रखूंगा। बच्चों की बात मानकर दोनों की माँ इस रिश्ते को मंजूर कर देती हैं। फिर दोनों की शुभ मुहूर्त में धूमधाम से शादी हो जाती है, जहाँ विदाई के समय सौम्या रोती भी नहीं है। पागल, कम से कम नकली आंसू ही गरेले। पड़ोस में ससुराल है तो दांत दिखाती हुई जाएगी क्या? हाँ माँ, क्या रू, सामने से आप मुझे 24 घंटे देखोगी। आप खुश रहो दीदी, हमें और क्या चाहिए। इस तरह घमंडी आलसी सौम्या अपनी सास को खुश रखने के लिए कुछ दिन ससुराल में अच्छे से काम करके दिखाती है, लेकिन फिर गर्मी और उमस के कारण रसोई में खाना बनाते हुए कहती है, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है खाना बनाने की, क्या करूं? सामने तो मेरा मायका है, क्यों ना अपनी मासूम भाभी से खाना बनवा के मंगवा लूं। तभी सास से चुप कर वो मायके आती है। भाभी, मेरी तबीयत खराब सी लग रही है, क्या शाम का खाना बनाकर दे दोगी? माँ जी को मत बताना दोनों, और ना ही माँ को, वरना वो चिढ़ जाएंगी। दीदी आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम कर लीजिए, हम शाम को खाना बनाकर दे देंगे चुपके से। लो, मेरा काम तो हो गया। शाम को होते ही सीरत और कुमकुम अपनी नंद के लिए खाना बनाकर दे देती हैं, जिसे खाकर उसके ससुराल वाले कहते हैं, क्या बात है बहुरिया, आज तेरा खाना इतना अलग क्यों बना है? ऐसे लग रहा है तूने बनाया ही नहीं है। सौम्या, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, काफी बढ़िया खाना बनाया है आज। अरे वो अब मैंने मसाले थोड़े चेंज किए ना, इसीलिए अलग टेस्ट आ रहा है आज। अच्छा ला, और सब्जी दे। लीजिए माँ जी। मेरे दिमाग में खुराफात आइडिया आ रहा है। मेरा ससुराल पास में, मायका भी पड़ोस में। अब जब भी मुझे आलस आएगा तो मैं भाभी से खाना बनवा लूंगी। वक्त गुजरता है, सौम्या का चालाक दिमाग अब उससे ये हरकत बार बार करवाता है। जब उसे आलस आता, वह अपनी भाभीियों के सामने बीमारी का नाटक कर उनसे खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कपड़े भी अपनी भाभी से धुलवाया करती थी। फिर एक दोपहरी सौम्या कहती है, माँ जी, मेरा भाभी से मिलने का मन कर रहा है, मैं थोड़ी देर घर चली जाऊँ, शाम को वापस आ जाऊंगी चाय बनाने के टाइम पर। सामने ही तेरी भाभी रहती है, कौन सा दूर है तेरा मायका, फिर मिलने का मन क्यों कर रहा है? रोज तो तू अपनी मम्मी और भाभी से छत पर बात कर रही थी, कपड़े सुखाते सुखाते। माँ जी प्लीज जाने दीजिए ना, अगर मेरा मायका पास में है तो क्या मुझे जाने का हक नहीं है? गंदी सी शक्ल बनाकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कर, जाओ और मेरे चाय के टाइम पर आ जाना। आ जाऊंगी समय से, और चाय भी बना दूंगी। ऐसा कहकर सौम्या अपने घर चली जाती है और वहां जाकर अपने कमरे में पसर कर सोती है। और शाम को उसकी दोनों भाभियां कहती हैं, ये लीजिए नंद जी, आपके फेवरेट पकौड़े और अदरक वाली चाय। थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। अच्छा भाभी, थोड़ी और चाय है क्या? मैं सोच रही थी घर जाकर चाय क्या बनाऊं, मम्मी जी को यही पिला दूंगी, अगर आपने बनाई है तो। अरे नंद जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। तभी सीरत उसे चाय लाकर देती है, जिसे सौम्या अपने सास को पिला देती है। बहू अपने मायके से बनी हुई चाय लेकर आई है क्या? क्यों, तुझसे नहीं बनाई गई? अरे माँ जी, वो भाभी ने चाय बना दी थी, उन्होंने कहा तो मैं ले आई। बहू, अगर मैं कुछ कहती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है। गली वाले मुझे सब बता देते हैं, जो तू अपनी भाभीियों से खाना बनवा बनवा कर यहाँ लाती है।
पास में ससुराल और मायका, इसका मतलब ये नहीं तू ऐसे फायदा उठाएगी। माँ जी आप इतना क्यों सोच रही हैं लोगों का, तो काम होता है कहना। बहू ऐसे बार बार आना जाना करने से इज्जत कम हो जाती है। अगर तुझे अपनी नहीं पड़ी तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रख। जी माँ जी। ये सुनने के बाद सौम्या के कान पर एक जूं तक नहीं रोकता और वो ये सब बार बार दोहराती है। बार बार अपने मायके जाती है। ये देखकर दूसरे अड़ोसी पड़ोसी मीनाक्षी से भी चुगली करते हैं और कौशल्या से भी। ये सुनकर कौशल्या को बहुत बुरा लगता है और एक दिन वो मीनाक्षी से कह देती है, ऐसा है मीनाक्षी जी, मैंने बच्चों की खातिर पास में रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन मेरी नाक नीचे हो रही है इससे। आप अपनी बेटी को रोकती क्यों नहीं है? ना उसे शर्म आती है और हमें भी दूसरों की नजरों में झुका रही है। मोहल्ले वालों को तो यही लगता है कि हमारे घर में राशन नहीं है, मेरा बेटा कमाता नहीं, इसलिए आपकी बेटी मायके से बना बना कर यहाँ खिलाती है। अरे अच्छी बात थोड़ी है। और कुमकुम सीरत बेटी, तुम्हें तो समझना चाहिए, रोज रोज आने जाने से रिश्ते खराब होते हैं। कौशल्या जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सौम्या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है सुरेखा मुझसे क्या बोल रही थी कि आपकी बेटी को शर्म नहीं है, वैसे ही पास में ससुराल है, जब मुंह उठाया इधर आती है, जब मुंह उठाया ससुराल जाती है। तुम दोनों बहू को भी इसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। माँ मम्मी जी आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये बात समझ ही नहीं आई। अपने घमंड और आलस के चक्कर में मैं ये सब कर रही थी। अब से कभी ऐसा नहीं करूंगी और आना जाना भी कम करूंगी। तुम सुधर गई हो तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए बहू। इस तरह घमंडी नंद को अपनी गलतियों का एहसास होता है और अब वो बार बार अपने मायके से ससुराल का आना जाना नहीं करती है और अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभालती है।